हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी न्यू यूनिट शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट यूनिट इन रेफरेंस टू नंबर। आप ये देखिए, आप जितने भी प्रीवियस नीट के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, पीवीक्यू देखेंगे आप, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेगा? पीवाईक्यू के अंदर आपको मिलेंगे मोस्टली ऑलमोस्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर मिलेंगे दैट इज 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी से रिलेटेड है। यानी कि एक ऐसी यूनिट जिसका बेसिक अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से ये पूरे 10 नंबर्स जो 10 क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल राइट। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस यूनिट का वेटेज कितना है, दैट इज 10 4 जा 40 मार्क्स की ये आपकी यूनिट है जो बहुत ही सिंपल है। तो बहुत ध्यान से आपको एनसीईआरटी की हर लाइन को डिकोड करना है और समझना है कि वो लाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, और एनसीईआरटी की जो टीम है एनटीए की कौन कौन से क्वेश्चंस उसको कहां से लेके आ सकती है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर हेल्प करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ध्यान रखें, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जब हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट क्या कहलाया? इकोलॉजी। एक्चुअली में यूनिट किसकी है? इकोलॉजी की। इकोलॉजी में आप क्या कर रहे हो? एक ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरमेंट। ध्यान रखना, हम कह तो देते हैं बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शंस को हम इकोलॉजी कहते हैं, बट बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म। सबसे जो बेस है इकोलॉजी का वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म। और इकोलॉजी मेनली स्टडी क्या करती है? आप ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट को ही हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी मतलब मैं और मेरा एनवायरमेंट, ठीक है, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। क्या आपकी इकोलॉजी कैसी है? भाई मेरे आसपास जो है अच्छा एनवायरमेंट है, तो ये इकोलॉजी है। इसके अंदर कौन से बायोटिक है, कौन से एबायोटिक है, वो अपने आप आ जाएंगे। एनवायरमेंट और सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स को ही क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ऑर्गेनिज्म किसको कर रहा है? बायोटिक को। तो आपको ये लिखना वर्ड ऑर्गेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके अंदर? इकोलॉजी में, क्योंकि इकोलॉजी की बेसिक जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इकोलॉजी, वो क्या है? ऑर्गेनिज्म है। वो क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक है, तो आप देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन इज नोन एज इकोलॉजी। आप कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हैं, बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट इज बेसिकली इकोलॉजी। तो ये तो हुई इकोलॉजी की टर्म। तो सबसे पहले टर्म किसने दी? टर्म इकोलॉजी देने वाले महान साइंटिस्ट कौन थे? दैट इज अर्नेस्ट हैकल। कौन है ये? अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले टर्म दी थी इकोलॉजी। और माता जी तो प्रेजेंट होती नहीं है कभी भी साइंस के अंदर, तो हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? पूरा लिख देते हैं, चलो। इकोलॉजी कौन थे? दैट इज रीटर। रीटर जो है ये क्या है? फादर ऑफ इकोलॉजी। टर्म इकोलॉजी देने वाले कौन थे? हेकल। यूज करा और उसको बताया किसने? रीटर ने। इसलिए फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रीटर। अब हम ये बात करते हैं कि भाई मॉडर्न इकोलॉजी किसने बनाई? ये तो पुरानी इकोलॉजी की बात हुई। आज हम हर चीज में, स्पेस के अंदर, पानी की एक बूंद के अंदर, एक्वेरियम के अंदर, खेतों के अंदर, हर जगह आप इकोसिस्टम देख रहे हो, तो हर जगह आप स्टडी कर रहे हो। लेकिन पहले हम सिर्फ क्या करते थे? ट्रॉपिक लेवल तक ही चलते थे, ठीक है ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। तो अब इकोलॉजी भी मॉडर्न हुई। तो मॉडर्न इकोलॉजी के पिताजी कौन है?
फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, दैट इज ओडम। तो ओडम ने सबसे पहले बताया था डिफरेंट इंटरेक्शंस के बारे में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में, स्पेस में भी इकोसिस्टम है, सबके बारे में बताने वाले कौन थे? दैट इज द ओडम। हाँ जी, अब फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात भी कर लेते हैं। तो हु इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? दैट इज प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये क्या है? दैट इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की स्टडी हम करेंगे डिटेल के अंदर इन रेफरेंस टू ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो अगर आप हायरार्की देखते हैं तो हायरार्की के अंदर बेसिकली क्या आता है? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर क्या बना रही है? दैट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर क्या बना रही है? इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलकर क्या बना रहा है? इकोलॉजी। तो इसको लेते हैं डिटेल। नेक्स्ट, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना इस चीज का बात। मैंने आपको लिखा है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इकोलॉजी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि ऑर्गेनिज्म उसकी क्या है? बेसिक यूनिट, ठीक है ना। तो स्टार्ट कहां से हुई? ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि बेसिक यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल क्या होगी? दैट इज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मैंने ये बात क्यों कही? मैंने ये बात इसलिए करी क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनिज्म हूं तो मैं अपने एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में हूं, तो मैंने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे चेंजेस लेके आए होंगे। वो सारे के सारे चेंजेस जो अडेप्टिव चेंजेस हैं, जो मेरे सर्वाइवल के लिए है, मेरी फिटनेस के लिए है, जो और दूसरे प्रोसेस के लिए है, बॉडी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, ऑब्वियसली उसमें चेंज आया। वो क्या कहलाएगी? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म के लेवल पर क्या है? फिजियोलॉजिकल, क्योंकि फिजियोलॉजिकल लेवल पर ही क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट फिजियोलॉजी के लेवल पे चेंज होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसलिए इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच हेल्प ऑर्गेनिज्म टू चेंज according to its physical environment। तो मेरे अंदर जो जो चेंज आएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। सपोज करो एक प्लांट है, वो जीरोफाइटिक कंडीशन के अंदर रह रहा है, तो उसके अंदर थिकनेस आई, सेकुलेंट आया, क्या हुआ? उसकी इकोलॉजी चेंज हो गई। ऑब्वियसली उसकी इकोलॉजी चेंज हुई, ऑर्गेनिज्म लेवल पर उसकी इकोलॉजी चेंज हुई। उसके अंदर लीव्स गायब हो गई हैं, स्टेम जो है वो थिक हो गई है, लीव्स का मॉडिफिकेशन हो चुका है थॉर्न्स के अंदर, स्पाइन्स के अंदर। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ इकोलॉजी, दैट इज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होंगे, ऑब्वियसली एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन। इट मीन्स ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज विच इंटरैक्ट एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। तो ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज, भाई जैसे हम हैं,
तो हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन। तो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन इंडिया में, अफ्रीका में, सब जगह, तो पॉपुलेशन तो पूरी कंबाइन होगी। एरिया की बता दी आपने, इंडिया की एरिया की इतनी पॉपुलेशन हो रही है, तो ह्यूमन बीइंग तो एक ही स्पीशीज है। स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड करेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, उसे कहते हैं। और पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीशीज को कहते हैं, एंड स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which interbreed and produce fertile offspring, इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्पीशीज। तो पॉपुलेशन हमेशा ध्यान रखना सिंगल स्पीशीज की होगी, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देती हूं सिंगल स्पीशीज। अगर यही पॉपुलेशन 4, 5, 6, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज की आ गई, कंबाइन हुई, आपने उसको क्या कहा, कम्युनिटी। पॉपुलेशन के आगे वाला लेवल क्या आएगा, कम्युनिटी। ऐसा तो है नहीं कि आप ही आप हो, आपके साथ में और भी दूसरे हैं, डॉगीज भी हैं, कैटल्स भी हैं, डियर भी है, कैट भी है, बफेलो भी है, रैट भी है, ये सारे आपके साथ में है, ठीक है ना। ये भी सर्वाइव करते हैं अर्थ पर। पिकॉक भी आपके घर के पास रहती है, स्पैरो भी रहती है, पिजन भी रहता है, पैरेट भी रहती है। आपने उसको मार दिया लेकिन फिर भी कुछ तो रहती है, तो वो क्या बना रही है, कम्युनिटी। सो व्हाट इज कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट community combined and form biome. So what is biome? Biome is a regional unit. एक खुद अलग से यूनिट है जिसका आप दूर से पहचान सकते हो कि इसका अलग वेजिटेशन है, इसका अलग क्लाइमेट है, इसका अलग एनवायरमेंट है। इस तरह से आपने पूरे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को क्या कर रखा है, बांट रखा है। तो आप कह सकते हो रीजनल यूनिट। ओके, सो biome, it is regional unit, it is regional unit having its different vegetation, खुद का अलग से वेजिटेशन होगा, different vegetation, different climatic zone, एक्सेट्रा। मतलब आपकी जो पूरी अर्थ है, उस अर्थ को आपने डिफरेंट डिफरेंट रीजनल यूनिट के अंदर क्या कर दिया है, बांट दिया है। क्यों, क्योंकि उसका क्लाइमेट अलग था, तो क्लाइमेट अलग होते ही, फिजिकल फैक्टर्स अलग होते ही, धीरे धीरे उसके वेजिटेशन, उसका एनिमल वगैरह सब क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो इस तरह से आपने जो डिफरेंशिएट करा है यहां पर अर्थ को रीजनल यूनिट के फॉर्म में, जिसका अपना खुद का वेजिटेशन हो, क्लाइमेट हो, खुद के क्या कहते हैं एनिमल्स हो, खुद का अलग एक एनवायरमेंट हो, उसको आप क्या कह रहे हो, बायोम। बेसिकली देयर आर हाउ मेनी बायोम्स फाउंड ऑन अर्थ, 6 बायोम्स। साइंटिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने डिवाइड करा है पूरे अर्थ के बायोस्फीयर को 6 बायोम्स के अंदर। कौन कौन से बायोम्स हैं ये हम डिटेल में लेंगे, सिर्फ नाम लिख लेते हैं अभी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। आप यहां पर देखेंगे कि बेसिक आइडिया आपका क्या लिया गया है, वेजिटेशन और क्लाइमेट। इस चीज का ध्यान रखना कि बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन हम ये 2 पॉइंट लेके कर रहे हैं, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक एंड एल्पाइन जोन। अब आप देखिए, अब हमने क्या कहा, हमने पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, बायोस्फीयर को 6 पार्ट में डिवाइड करा है अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक जोन। और ये वो 6 क्या है, बायोम्स। इसी को यानी कि कम्युनिटी को आपने डिवाइड कर दिया फर्दर किसके अंदर,
डिवाइड नहीं करा, कोलैबोरेट कर दिया फर्दर किसके अंदर, दैट इज इन बायोम। अब जब हम इकोलॉजी देखते हैं तो इकोलॉजी की दो ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं। एक कौन सी, जिसके अंदर आप एक इंडिविजुअल स्पीशीज की स्टडी करते हो, और एक जिसके अंदर आप कम्युनिटी की स्टडी करते हो। वो कौन कौन सी ब्रांचेस है उनको हम ले लेते हैं पहले। Ecology is divided into two branches. Number one is autoecology. Number two, synecology. अब ऑटो इकोलॉजी को देखो आप। ऑटो इकोलॉजी क्या कहता है, स्पीशीज एंड इट्स एनवायरमेंट, रिलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज, रिलेशन of a species to its environment is called autoecology। यहां पर क्या हो रहा है, रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, यानी कि कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, और कम्युनिटी लिख दीजिए आप, और कम्युनिटी टीज हो जाएगा, कम्युनिटीज विद इट्स एनवायरमेंट, विद इट्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट, सिनइकोलॉजी। तो यहां पर आप एक स्पीशीज की स्टडी कर रहे हैं, किसमें, ऑटो में। सिन में आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी की, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज की आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। अब एनसीईआरटी ने जो टर्म नहीं डाली है, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट कम्युनिटी को एसोसिएट नहीं करा है इकोसिस्टम से। कम्युनिटी को एसोसिएट इकोसिस्टम से ना करके वो डायरेक्टली कम्युनिटी से क्या बना रही है, बायोम बना रही है। कौन, आपकी एनसीईआरटी। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बायोम ही बनेगा, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली इकोसिस्टम क्या है। सो इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटी, दोनों के इंटरेक्शन को ही आप क्या कहते हो, इकोसिस्टम। लेकिन इकोलॉजी क्योंकि ऑर्गेनिज्म लेवल पर काम करती है, इसलिए वहां पर 4 डिफरेंट मोड ऑफ दे रखे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इकोसिस्टम इज व्हाट, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, इसी को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज इकोसिस्टम। क्लियर। अब आप देखिए एक टर्म और आता है, हैबिटाट। हैबिटाट क्या है, जहां पर भी ऑर्गेनिज्म रहता है, पर्टिकुलर जहां पर वो रह रहा है, उसी को आप क्या कह रहे हो, हैबिटाट, ठीक है ना। द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स इज नोन एज हैबिटाट, वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स, वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स। जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये सारे के सारे क्या है, हैबिटाट। हैबिटाट से ही रिलेटेड एक और टर्म आती है, निके। अब आप निके देखिए, निके क्या हो रहा है, अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उसका एनवायरमेंट है। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म का ये एनवायरमेंट है, यानी कि इसके पास रहने की जगह है, एक पर्टिकुलर प्लेस है। प्लेस के साथ साथ में क्या कर रहा है, वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, आसपास की एनर्जी जो भी होगी उसको यूटिलाइज कर रहा है, चाहे वो एयर के फॉर्म में यूज करे, चाहे किसी दूसरे एनिमल को एज ए प्रे के फॉर्म में यूज करे, या प्लांट को प्रे के फॉर्म में यूज करे। वो क्या कर रहा है, वहां की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, पर्टिकुलर प्लेस हुई उसके पास में। अब उस एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर रह रहा है, वो प्लेस में जहां पर है, वहां पर उसका एक फंक्शनल रोल है एनर्जी ट्रांसफरेंस का। दैट फंक्शनल रोल, ये वाला, ये फंक्शनल रोल, इन सबको कंबाइन कर दो, आपका क्या बन गया, निके। सो निके इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लाइज एंड
interchange its energy having a functional role that is known as the Nikke. इसी को हम क्या कहते हैं? Nikke. So what is Nikke? Nikke is the functional role of organism in that area. कभी भी दो स्पीशीज एक साथ एक निके में नहीं रह पाती. दो स्पीशीज, मैंने बात करी है स्पीशीज की, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूं, ध्यान रखना. अगर दो स्पीशीज हैं, ये स्पीशीज 1 है, ये स्पीशीज 2 है, इन दोनों का निके अलग अलग होगा. ठीक है, ये कभी भी साथ में नहीं रहेंगी. इस तरह से दोनों का एक ही उसमें इंटरेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता निके के अंदर. यानी कि एक कॉमन निके नहीं होगा टू डिफरेंट स्पीशीज का. ठीक है, एक स्पीशीज है उसका एक ही निके है, वो दो डिफरेंट क्या कहते हैं स्पीशीज जो है उसका सेम निके पॉसिबल नहीं है. नो. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि फंक्शनल रोल है. तो अगर वो आ जाएगा तो एक ही ट्रॉफिक लेवल पे एक ही रहेगा. इसके कहने का मतलब है एक ट्रॉफिक लेवल पे एक ही ऑर्गेनिज्म रहेगा, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ सरवाइव नहीं करेंगे. तो थोड़ा सा निके का इस बारे में ध्यान रखें. इकोसिस्टम के आगे अंदर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसका टर्म आई है तो आपको मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो निके इज नथिंग बट द फंक्शनल रोल और ऑक्यूपेशन. आपका काम क्या है, दैट ऑक्यूपेशन इज नोन एज निके. क्लियर? Now we'll differentiate between the habitat and niche. दोनों में ही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हैबिटाट और निके क्या है बेसिकली. ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्चुअल लोकेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या स्पीशीज की, उस लोकेशन को जहां पर वो रह रहा है, चाहे वो धरती का कोई पार्ट हो या सॉइल वाले एरिया में रह रहा है या आर्बोरियल में रह रहा है या वाटर के अंदर रह रहा है, कहीं पर भी जहां पर वो रह रहा हो उसको आप क्या कहेंगे? हैबिटाट. सो एक्चुअल लोकेशन वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटाट. एक्चुअल लोकेशन where the organism lives. यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर आप उसकी लोकेशन के साथ साथ उसका फंक्शन यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको कंसीडर करते हैं. तब आप उसे क्या कहते हैं? निके. रह तो रहा ही है, इसमें भी रह रहा है, इसमें भी रह रहा है, दोनों के अंदर लोकेशन तो होगा, बट उसकी पोजीशन और फंक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इट इज द पोजीशन और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म where it lives. जहां पर व्यू रह रहा है उसका फंक्शन क्या है भाई, कौन से ट्रॉपिक लेवल पे वो स्टैंड कर रहा है, कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, वो, और ये तो पर्टिकुलर जगह जहां पर वो रह रहा है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है और ये थोड़ा सा स्मॉल टर्म है. सो उसको ब्रॉड सेंस में अगर लेना चाहे तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं हैबिटाट, और अगर हम स्मॉल सेंस में लेना चाहें तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं निके. सो दिस इज द लार्जर यूनिट. लार्जर यूनिट ये कैसी है? स्मॉलर यूनिट. एक पर्टिकुलर एरिया है हैबिटाट का, उसमें 2, 3, 4, 5 कितनी भी स्पीशीज रह सकती है, उसमें कम्युनिटीज रह रही हैं, ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. सो मोर देन या one or more than one species lives in a particular habitat. More than 2 species lives in a habitat. एक habitat में रह सकते हैं. No
two species have common निके, यानी कि अगर एक निके है तो उसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज सरवाइव करेगी, एक से ज्यादा स्पीशीज सरवाइव नहीं करेगी। आई थिंक आपको हैबिटेट और निके का टर्म क्लियर हो गया होगा। हैबिटेट एक ब्रॉड सेंस के अंदर लिया है, निके में एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो अपना फंक्शन कर रही है उसको लिया गया, ठीक है ना। तो छोटे ब्रॉड एरिया को आपने क्या कह दिया, निके, और बड़े एरिया को आपने क्या कह दिया, हैबिटेट। इसी तरह से हम एक लेते हैं वर्ड इकोटोन। इकोटोन इज बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टू बायोम्स और टू लैंडस्केप, जहां पर भी दो डिफरेंट बायोम्स मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट बायोम्स हैं तो ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सेग्रीगेट होके अलग से बने, ऐसा नहीं है, कहीं पर ओवरलैपिंग जोन भी होगी। तो जहां दो बायोम्स आपस में मिलते हैं, जो ओवरलैप करते हैं, जो जोन है, उस एरिया को आप क्या कहते हो, इकोटोन। सो इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू बायोम और टू लैंडस्केप। तो दो एरिया जहां पर भी मिलेंगे उसको आपने क्या कहा है, इकोटोन। कहां कहां मिलते हैं इकोटोन? फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एस्चुरीज जो है, ठीक है, इसमें एस्चुरीज को भी अपन डिटेल में लेंगे अभी। एस्चुरीज क्या होता है ये बताऊंगी मैं अभी। एस्चुरीज हैं, और आपने देखा होगा फॉरेस्ट के जो डिफरेंट एरिया है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, इस तरह से फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड यहां पर भी आपस में मिक्स हो सकते हैं, ये मिल रहे हैं, ठीक है ना। एस्चुरीज में सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर आपस में मिल रहे हैं, इस तरह से वाटर बॉडीज का हो गया। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट आपस में मिल रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आपका लैंड है, ये फील्ड है, आपका क्रॉप फील्ड है, और उसके पास में आपका ग्रासलैंड वाला एरिया मिल रहा हो। इस तरह से जो भी ट्रांजिशन जहां पर दो आपस में मिले, ये जो जोन है, इस जोन को ही आपने क्या कहा है, ट्रांजिशन जोन। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसकी मिलेगी, दैट इज ऑफ इकोटोन। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी क्यों मिली, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? भाई एक बायोम की अलग डाइवर्सिटी, दूसरे बायोम की अलग डाइवर्सिटी, दोनों मिल रहे हैं, ऑब्वियसली मैक्सिमम किसके अंदर मिलेगी आपको, इकोटोन के अंदर मिलेगी। एक टर्म होता है बायोटा, आपने भी सुना होगा, बायोटा। So biota is nothing but the flora and fauna of that area is known as biota. क्या कहते हैं हम इसको, flora and fauna of that area is called biota.